हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज निषाद आज एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल नीरज म्यूजिक क्लासेस फॉर टीजीटी एंड पीजीटी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल स्पेशली म्यूजिक सब्जेक्ट की तैयारी के लिए बनाया गया। ऐसे अभ्यर्थी जो म्यूजिक टीचर बनने की चाह रखते हैं, जो म्यूजिक टीचर बनने का सोच रहे हैं, या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये चैनल काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो हम वीडियो में ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम आप लोग के लिए एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, सितार से संबंधित। तो चलिए हम वीडियो को जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए जान लेना जरूरी है कि सितार की उत्पत्ति कैसे हुई। अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सितार की उत्पत्ति त्रितंत्री बीड़ा से हुआ। जैसा कि त्रितंत्री बीड़ा में 3 तार होते हैं, तो लोगों का मानना है कि सितार की उत्पत्ति जो है त्रितंत्री बीड़ा से हुआ। उनका ऐसा मानना कि सितार में जो है प्राचीन काल में केवल 3 तार ही होते थे। कुछ विद्वानों को ऐसा मानना है कि 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि हजरत अमीर खुसरो ने जो है सितार वाद्य का निर्माण किया। उन्होंने मध्यमादी बीड़ा में 3 तार को लगा करके जो है सितार का निर्माण किया। सितार का पहले का नाम था सहतार। सहतार का मतलब होता है, सह का मतलब था 3, यानी सहतार 3 तार से संबंधित वाद्य यंत्र। बाद में जो है इसका नाम धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते आज जो हो गया सितार हो गया। पहले जो था सितार में 3 तार थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर 6। अब तो 7 और 8 तार के भी सितार आने लगे हैं। वैसे सितार में जो होते हैं 7 तार होते हैं। तो आशा करता हूँ कि सितार की उत्पत्ति के बारे में आपको थोड़ी बहुत जो हमारे तक जानकारी थी मैंने आप तक पहुँचाई है। अब इसके हम जो है परिभाषा आपका आता है ठा। सितार में जो होता है विविध स्वरों के लिए विभिन्न पर्दे बांधे जाते हैं, जिससे थाट का रचना होता है। सितार में विविध स्वर स्थानों पर विभिन्न पर्दों को बांधने से जो होता है थाट का जो होता है रचना होता है या निर्माण होता है, उसी को हम जो है थाट कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अचल थाट और दूसरा आपका होता है चल थाट। अचल थाट और चल थाट में क्या होता है? अचल थाट में क्या होता है, जिसके पर्दे ना ऊपर ना नीचे खिसकाए जा सकें, उसे जो होता है अचल थाट बोला जाता है। अचल थाट में जो होता है सभी स्वरों के लिए अलग अलग से पर्दे होते हैं। इसमें किसी पर्दे को आप खसका नहीं सकते हैं, खिसका नहीं सकते हैं, तो इस नाते इसको जो होता है अचल थाट बोला जाता है। दूसरा आपका होता है चल थाट। चल थाट में जो होता है, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि अचल थाट के सितार में पर्दों की संख्या जो होती है वो होता है 24 स्वर और 23 पर्दे होते हैं। 24 स्वर और 23 पर्दे होते हैं, वो आपके अचल थाट के सितार होते हैं। दूसरा आपका आता है चल थाट के सितार। चल थाट जैसा कि नाम से ही पता है कि चल मतलब चलना, जो ऐसे सितार जिनके पर्दों को ज़रूरत पड़ने पर ऊपर से नीचे खिसकाया जा सके, उसे हम जो है चल थाट के सितार बोलते हैं। चल थाट के सितार में पर्दों की संख्या होती है 16 से 19। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्दों की संख्या ज़रूर याद होनी चाहिए। अचल थाट के सितार में पर्दों की संख्या होती है 23, 24 स्वर और 23 पर्दे होते हैं। और चल थाट के सितार में 16 से लेकर के 19 पर्दे होते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि चल थाट के सितार में पर्दे जो होते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, राग में लगने वाले स्वरों के आवश्यकता अनुसार हम पर्दे को खिसका सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी को चल और अचल के बारे में समझ। अब आपका आता है बोल। बोल क्या होता है? तो सितार के तार पर मिजराव की सहायता से या फिर मिजराव के प्रहार से जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है, हम उसे जो होता है बोल कहते हैं। सितार में 2 ही मेन बोल होते हैं, एक होता है आपका दा, दूसरा आपका होता है रा। तो आशा करता हूं कि आप सभी को सितार के बोल की परिभाषा और मेन 2 बोल के बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका आता है आकर्ष। आकर्ष को जो होता है हम कहते हैं सुलट भी कहते हैं। आकर्ष का दूसरा नाम होता है सुलट।
जब हम सितार के तार पर मिजराव की सहायता से बाहर से अपनी ओर तार पर प्रहार करते हैं, बाहर से अपनी ओर खींचते हैं, मिजराव की सहायता से तार पर प्रहार करते हैं, तो उसे जो होता है आकर्ष कहा जाता है, या फिर जो होता है सुलट कहा जाता है। उसको, उस प्रहार को सुलट कहा जाता है या फिर आकर्ष क्रिया कहा जाता है। इससे उत्पन्न होने वाले जो बोल होते हैं उसे हम दा कहते हैं। दा हमेशा जो होता है सुलट यानी आकर्ष क्रिया से उत्पन्न होती है। अब आपका आता है इसके बाद अपकर्ष यानी उलट बोल। जब हम अपनी ओर से बाहर की ओर मिजराव पर, सितार के तार पर मिजराव की सहायता से अपनी ओर से बाहर की ओर जब हम प्रहार करते हैं तो उसे अपकर्ष या फिर उलट क्रिया कहा जाता है। अपकर्ष या फिर उलट बोल, उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि जो होती है वो रा निकलती है। सितार बजाने की दो ही जो है क्रिया है, एक आपका है आकर्ष क्रिया, दूसरा आपका है अपकर्ष। आकर्ष को सुलट और अपकर्ष को जो होता है उलट कहा जाता है। यानी आकर्ष से आपके दा निकलेगा और अपकर्ष से आपका जो है रा बोल निकलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ। गत क्या चीज़ है? वाद्यों पर बजाई जाने वाली रागबद्ध और तालबद्ध रचना को हम जो है गत कहते हैं। वाद्यों पर बजाई जाने वाली राग तथा तालबद्ध रचना को हम गत कहते हैं। गत जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मसीत खानी गत, दूसरा आपका होता है राज खानी। अब आपका आता है मसीत खानी गत। मसीत खानी गत क्या चीज़ है? उस्ताद मसीत खां द्वारा निर्मित गत को हम जो है उन्हीं के नाम से मसीत खानी गत के नाम से जानते हैं। कुछ विद्वान इसको जो है फिरोज खानी गत भी बोलते हैं, क्योंकि फिरोज खान साहब मसीत खां साहब के पिता थे, इस नाते लोग उसको फिरोज खानी गत भी बोलते हैं। लेकिन फिरोज खानी गत और मसीत खानी गत में एक अंतर है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग को जानने के लिए, कि मसीत खानी गत जो होता है वो विलंबित लय में बजाया जाता है। मसीत खानी गत जो होता है वो विलंबित लय में बजाया जाता है और 3 ताल के 12वीं मात्रा से इसका जो हम शुरू करते हैं। मसीत खानी गत को 3 ताल के 12वीं मात्रा से हम शुरू करते हैं। इसमें कम से कम 5 मात्रा का मुखड़ा होना बहुत ज़रूरी है मसीत खानी गत में। और फिरोज खानी गत में जो लोग मानते हैं कि फिरोज खानी गत को ही मसीत खानी गत कहा जाता है, तो ऐसा जो है नहीं मानना चाहिए। फिरोज खानी जो गत थी वो 4 ताल में बजती थी, 4 ताल में पखावज के साथ। तो ध्यान दीजिए, मसीत खानी गत जो था मसीत खां के द्वारा निर्मित किया गया गत है। ये 3 ताल की 12वीं मात्रा से बजता है। इसमें जो होता है इसका जो मुखड़ा होता है वो कम से कम 5 मात्रा का होना बहुत ज़रूरी है। मसीत खानी गत को जो होता है विलंबित लय की गति भी कहा जाता है। जैसा कि हम लोग ख्याल गायन में विलंबित ख्याल गाते हैं, उसी तरीके से सितार में गत बजाते समय जो विलंबित ख्याल का स्थान हमारे गायन में है, उसी तरीके से वादन में मसीत खानी गत का स्थान है। तो आशा करता हूँ आप सभी को मसीत खानी गत के बारे में समझ में आया होगा। आपका आता है राजखानी गत। राजखानी गत उस्ताद रजा खान ने इस गत का निर्माण किया था, इस नाते इसको राजखानी गत उन्हीं के नाम से इसका पड़ा। जिस तरीके से हमारे गायन में छोटा ख्याल गाया जाता है द्रुत लय में, उसी तरीके से रजा खानी गत भी जो होता है वो द्रुत लय में गाया जाता है। और इसको आखिरी में झाला बजा करके इस गत को ले जा करके वहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है। तो आप दोनों को 2 प्रकार के गत यानी मसीत खानी और रजा खानी गत। मसीत खानी गत आपको विलंबित ख्याल के तरीके से यानी विलंबित गत उसको कह सकते हैं, और रजा खानी गत आपका द्रुत ख्याल, छोटा ख्याल जिसको हम बोलते हैं, तो उसको आप रजा खानी गत के अंतर्गत रख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को गत के बारे में समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। अगर आपके कहीं और भी कोई क्वेरीज है तो उसको कमेंट बॉक्स में आप जा करके हमसे दोबारा उस सवाल को कर सकते हैं। हम आपके क्वेरीज को जल्द से जल्द जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए लाभकारी, आपको अच्छी लगती है, आप इससे कुछ लाभ उठा पा रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक शेयर करें।
और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।